तो जैसे कि मैं बता रही थी कि ज्वर चिकित्सा में हमने जैसे देखा था कि उसमें अग्निवेश जो थे उन्होंने पुनर्वसु आत्रेय से ज्वर के विषय में कुछ प्रश्न करे थे। इसी तरीके से इस रक्तपित्त अध्याय में भी, रक्तपित्त चिकित्सा में भी जो अग्निवेश है वो पुनर्वसु आत्रेय से रक्तपित्त संबंधी क्वेश्चंस कर रहे हैं और फिर उन क्वेश्चंस का आंसर दिया है पुनर्वसु आत्रेय ने। तो सबसे पहला जो है इसमें जो पुनर्वसु आत्रेय ने बताया है वो ये बताया है, रक्तपित्तस्य शीघ्र प्रतिकार्यत्वम, यानी कि क्या उन्होंने ये बोला है कि जब भी कभी रक्तपित्त की कंडीशन बने तो उस टाइम पे हमें क्या करना है, शीघ्र ही चिकित्सा करनी चाहिए। ठीक है, शीघ्र चिकित्सा करनी चाहिए। तो इससे आप इसकी इम्पोर्टेंस समझ सकते हैं कि आचार्यों को पहले से ही सारी चीज़ों का पता था कि रक्त की कितनी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि रक्तपित्त का इन जनरल आइडिया तो आप लोग को है ही कि रक्तपित्त में क्या होता है। रक्तपित्त में ऊपर के मार्ग से या फिर नीचे के मार्ग से रक्त निकलने लगता है। ठीक है, या फिर हमारे शरीर के जितने भी छिद्र हैं उनसे रक्त निकलने लगता है। तो आप खुद सोचिए कि अगर इस तरीके से ब्लड लॉस होगा या फिर रक्त निकलेगा तो शॉक की कंडीशन आएगी। इसीलिए आचार्यों ने क्या कहा है कि रक्तपित्त की चिकित्सा हमें क्या करनी चाहिए, शीघ्र अतिशीघ्र करनी चाहिए। ठीक है, तो यानी कि आचार्य क्या कर रहे हैं, एक इंडिकेशन दे रहे हैं हमें कि अगर आपके पास कोई रक्तपित्त का केस आता है या फिर कोई ब्लीडिंग का केस आता है तो उसमें चिकित्सा आपको शीघ्र करनी है। लेकिन जब अभी हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने ये भी बताया शीघ्र तो करनी है, लेकिन किस तरीके से करनी है उसका वर्णन भी उन्होंने आगे करा हुआ है। क्योंकि अमूमन हमारे दिमाग में क्या रहता है, कहीं से ब्लीडिंग हो रही है तो स्तंभन चिकित्सा दे करके उसे रोक दो। ठीक है, तो क्या आचार्यों को भी यही अपेक्षित है कि कभी भी हमें ब्लीडिंग हो तो हम डायरेक्ट उसमें स्तंभन चिकित्सा दे दें? तो ये चीज़ें अभी हम इसकी आगे देखेंगे। फिर इसके बाद देखिए उन्होंने रक्तपित्त के हेतु बताए हैं। जैसा कि आपको पता है कि आचार्यों के अकॉर्डिंग या फिर आयुर्वेद में हम देखें जो फर्स्ट चिकित्सा है वो है निदान परिवर्जन। और निदान परिवर्जन आप तब करा पाएंगे जब आपको किसी डिजीज़ के हेतु पता होंगे। ठीक है, अगर आपको हेतु पता ही नहीं होंगे तो हम कैसे किसी व्याधि में निदान परिवर्जन कराएंगे। जैसे होता है ना कि बहुत बार हम क्या करते हैं कि सिंपल एक डिज़ीज़ डाल देते हैं किसी भी ग्रुप में और बोलते हैं कि हमें इसका ट्रीटमेंट बता दो। ठीक है, बल्कि हमें ये पूछना चाहिए कि ये डिज़ीज़ ऐसे ऐसे तरीके से हुई है तो इसमें हमें क्या चिकित्सा सिद्धांत लगाना पड़ेगा। ठीक है, और हमें भी पेशेंट से भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि जितना हो सके हम उसकी व्याधि के हेतु निकालें। वरना होगा क्या, जिस तरीके से एलोपैथ साइंस में या फिर अदर साइंस में या फिर हमारी ही फैटर्निटी के अदर डॉक्टर्स के द्वारा सिर्फ मेडिसिन दे दी जाती है, वैसे ही हम भी करेंगे तो पेशेंट को क्या होगा, अगेन वही कि जब तक वो दवाइयाँ लेगा तब तक उसे रिलीफ मिलेगा, बाद में उसे रिलीफ नहीं मिलेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पेशेंट को लॉन्ग टर्म तक उसको रिलीफ मिले उसकी बीमारी में, तो उसके हेतु ढूंढ करके उन हेतुओं का हमें क्या कराना है, बंद करवाना है। ठीक है, और वो हम तभी कर पाएंगे जब हमने आप्तोपदेश करा होगा। आप्तोपदेश करा होगा यानी कि आप्त वचनों को पढ़ा होगा और ये देखा होगा कि किस डिज़ीज़ के क्या हेतु हैं। अभी जैसे रक्तपित्त के हेतुओं की बात चल रही है, अगर हमें पता ही नहीं होगा कि रक्तपित्त के हेतु ये होते हैं तो हम उनको बंद कैसे करवाएंगे। फिर उसके बाद रक्तपित्त की संप्राप्ति बताई है। फिर ये बताया है कि रक्तपित्त को हमने रक्तपित्त ही ये नाम क्यों दिया है। फिर रक्तपित्त के स्थान बताए हैं। ठीक है, यानी कि रक्तपित्त जो है वो किन किन स्थानों में हो सकता है। फिर ये बताया है रक्तपित्तस्य दोष आधिक्य वशात लक्षणानि, यानी कि रक्तपित्त में किस दोष का आधिक्य है उसके अकॉर्डिंग उसके लक्षण बताए गए हैं। फिर उसके बाद रक्तपित्त की दो गतियां बताई गई हैं, ऊर्ध्व गति और अधोगति। ठीक है, तो देखिए पीजी में या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है तो उसमें भी कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रक्तपित्त की कितनी गतियां होती हैं। ठीक है, वैसे तो क्या होता है, रक्तपित्त ऊर्ध्वगत, अधोगत और तिर्यक होता है, लेकिन उसकी गतियां जो हैं वो दो हैं।
ठीक है। फिर आता है कि रक्त पित्त की असाध्य लक्षण कौन कौन से होते हैं। फिर उन्होंने रक्त पित्त के कुछ ऐसे लक्षण बताए हैं कि जो अगर हमें दिखाई देंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम ये डायग्नोस कर सकते हैं कि उसका रक्त पित्त जो है अब असाध्य कैटेगरी वाला है। फिर साध्य रक्त पित्त के लक्षण बताए हैं। फिर अगेन रक्त पित्त के हेतु बताए हैं और रक्त पित्त में दोष आधिक्य होने की वजह से, दोष आधिक्य से उनके मार्ग, कौन से मार्ग का अनुबंध होगा, ठीक है, कि मतलब अगर कफ दोष की अधिकता है तो उसको हम ऊर्ध्वक रक्त पित्त मानेंगे या फिर अधोगत रक्त पित्त मानेंगे। तो इस तरीके से उन्होंने क्या करा है, एक तो पहले दोषों के आधिक्य से उनके लक्षण बताए, फिर दोषों के आधिक्य से ही उनकी मार्ग बताए कि वो ऊपर के मार्ग से जाएगा या फिर नीचे के मार्ग से, ठीक है। तो देखिए, जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि ऊर्ध्वक रक्त पित्त में कौन से दोष का आधिक्य है तो आप चिकित्सा कैसे करोगे, ठीक है। फिर इसके बाद है रक्त पित्ते आदौ स्तंभन निषेध, यानी कि क्या बोला है उन्होंने, जो मैं स्टार्टिंग में आपसे कह रही थी कि रक्त पित्त अगर हमें कहीं पे दिख रहा है तो हमें स्टार्टिंग में ही उसको स्तंभन चिकित्सा नहीं देनी है। इस चीज़ का निषेध करा है आचार्यों ने, ठीक है। क्या बोला है उन्होंने, रक्त पित्ते आदौ स्तंभन निषेध, यानी कि रक्त पित्त की जो आदव आदव यानी कि जो शुरुआत की कंडीशन होती है उसमें हमें स्तंभन नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये तो बस उन्होंने एक सिंपल कोटेशन दे दी, लेकिन क्या हर किसी में हमें ऐसा करना चाहिए? क्या हमें हर किसी में ही उसको अगर रक्त पित्त हो रहा है तो उसके रक्त को नहीं रोकना चाहिए? और प्रैक्टिकली तो हम लोग ऐसा करते हैं नहीं। कभी भी ब्लीडिंग का केस आता है तो सबसे पहले हमारा मोटो यही रहता है कि हम उसकी ब्लीडिंग रोक दें, ठीक है। तो ये क्या कंडीशन है कि जिसमें हमें स्टार्टिंग में ही स्तंभन नहीं करवाना है? ये सारी चीज़ें जब आप चैप्टर को अंदर जाके गो थ्रू करेंगे तो आपको पता चलेगा। फिर क्या कह रहे हैं, रक्त पित्ते मार्ग आदीन अवेक्ष लंघन तर्पणम व विधेयम। क्या कह रहे हैं, रक्त पित्त में मार्ग की अपेक्षा करते हुए कि रक्त पित्त जो है ऊर्ध्वक रक्त पित्त है या फिर अधोगत रक्त पित्त है, उसके अकॉर्डिंग इसमें हमने लंघन कराना है या फिर तर्पण कराना है, इसका वर्णन करा गया है। फिर देखिए क्या आया है इसमें, रक्त पित्ते पिपाशाया हिबेर आदि जलम, यानी कि रक्त पित्त में भी पिपाशा की कंडीशन अगर होगी तो हमें किसका यूज़ करना है, उसमें हमें करना है हिबेर आदि जल का यूज़, ठीक है। जैसे आपको याद होगा कल हमने जब ज्वर के बारे में सामान्य परिचय पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था षडंग पानी के बारे में, और हमने क्या पढ़ा था कि षडंग पानी का यूज़ होता है ज्वर की पिपाशा को शांत करने के लिए। तो इसी तरीके से रक्त पित्त में जो पिपाशा सिम्टम आता है उसको शांत करने के लिए हम यूज़ करते हैं हीबेर आदि पानी का, ठीक है। तो आप ये सोचिए, भले ही आपको क्या हो रहा हो, ऐसा कोई पेशेंट ना मिले कि जिसकी बॉडी में रक्त पित्त की पूरी प्रॉपर कंडीशन दिखे। प्रॉपर कंडीशन से मतलब मेरा ये है कि ज़रूरी नहीं है कि उसके अधोभाग से या ऊर्ध्वभाग से रक्त का स्राव ही होगा। हो सकता है कि आपको कुछ गिने चुने सिम्टम मिल जाए जो कि ये इंडिकेट कर रहे हो कि इसकी बॉडी में रक्त और पित्त दोष की दुष्टि है, तो उस केस में भी आप क्या करा सकते हो, उसे हीबेर आदि पानी का यूज़ करवा सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको अगर अपने कॉलेज की बात बताऊं तो हमारे कॉलेज में ये हीबेर आदि जो पानी है इसका यूज़ जो है वो डेंगू के केसेस में किया गया था, ठीक है। और डेंगू के केसेस में भी तब किया गया था जब प्लेटलेट काउंट जो था वो डाउन जा रहा था। तो जब दोबारा से हीबेर आदि पानी देने के बाद लोगों का प्लेटलेट्स काउंट करवाया गया तो उससे क्या था कि उनका प्लेटलेट्स काउंट इंक्रीज़ हुआ था, ठीक है। तो अभी देखिए फिर से कुछ टाइम के बाद डेंगू का सीज़न आएगा, तो अगर आपके पास डेंगू के कोई पेशेंट्स आते हैं तो उनमें आप हीबेर आदि पानी का यूज़ करवा सकते हैं। इससे होता क्या है कि एक तो प्लेटलेट्स काउंट हमारा इन्हेंस करता है, साथ में दोषों का भी बैलेंस हो जाता है, ठीक है। अब आप ये देखिए, अगर डेंगू के बारे में अगर आप देखेंगे तो उसमें जब प्लेटलेट्स काउंट डाउन जाता है तो यानी कि कहीं ना कहीं अंदर रक्त का भी इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, ठीक है। और ज्वर की कंडीशन है तो पित्त का इन्वॉल्वमेंट तो है ही। तो इस युक्ति से हम इस हीबेर पानी का यूज़ वहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए संहिता अगर आप पढ़ते हैं और फिर धीरे धीरे करके संहिताओं को अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं
तो आप कई जगह इनका यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है कि रक्त पित्ते तर्पण योग्य, तर्पण पेया योग्य अवस्था, यानी कि कह रहे हैं कि हमने आपको ये तो बता दिया कि आपको रक्त पित्त में तर्पण करना है, पेया का यूज़ करना है, लेकिन उसके लिए योग्य कंडीशन क्या है, कौन सी अवस्था है। क्या हमें पेशेंट शुरुआत में ही रक्त पित्त की कंडीशन लेकर के आ रहा है तो उसे तर्पण और पेया दे देनी है, या फिर हमें कुछ टाइम रुक करके देना है, तो इसका भी डिस्क्रिप्शन उन्होंने दिया हुआ है। फिर आता है कि रक्त पित्त में तर्पण के योग कौन कौन से हैं, मतलब कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि हम उसका तर्पण कराएंगे, जैसे कि इसमें खजूर आदि मंत्र वगैरह आते हैं पीछे, ठीक है। फिर आते हैं कि रक्त पित्त में कौन सा हितकर अन्न हमें देना चाहिए, कौन सा शाक देना चाहिए, कौन सा मांस देना चाहिए, ठीक है, कौन सा यवागु देना चाहिए, कौन से मांस रस का प्रयोग करना चाहिए, कौन सा पान देना चाहिए, ठीक है। और फिर क्या बताया है कि रक्त पित्त में निदान परिवर्जन और रक्त पित्त में संशोधन और संशमनी क्रिया। अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि मेरा जो फर्स्ट केस था जो कि मैंने सॉल्व करा था डॉक्टर अभिषेक गुप्ता सर, जो कि मेरे गुरु हैं, उनकी गाइडेंस में, तो वो था ईसोफेजियल वेरिसिस का, ठीक है। और उसको हमने ट्रीट करा था रक्त पित्त की संप्राप्ति समझते हुए, क्योंकि पेशेंट ने जो हमें कंप्लेन बताई थी उसने कहा था कि उसके मुंह से ब्लड आता है, ठीक है, और उसकी रिपोर्ट्स जो थी उसमें ईसोफेजियल वेरिसिस था, और वो भी बिल्कुल थर्ड स्टेज बोले उसे या फिर सेकंड स्टेज ऐसा कुछ था। मैंने अपने पेज पे उसका केस डिस्कस करा हुआ है, वो मैं आपको शेयर करूँगी अपनी फेसबुक आईडी से। तो उसमें हमने कुछ नहीं करा था, बस पेशेंट की नॉर्मल हिस्ट्री लेते हुए क्या वो गलत चीज़ें कर रहा है, क्या उसकी दिनचर्या में गलत चल रहा है, उन सब चीज़ों का सुधार करते हुए निदान परिवर्जन करवाया था। और रक्त पित्त को ध्यान में रखते हुए ही उसको निदान परिवर्जन मैंने करवाया था, और साथ में कुछ मेडिसिन्स उसकी चली थी। और ऐसा नहीं है कि मुझे स्टार्टिंग में ही उसमें बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला था। स्टार्टिंग में जब तक मैंने उसे सिर्फ पथ्य फॉलो करवाया था तब तक उसको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिले थे, लेकिन जैसे ही मेडिसिन की एंट्री हुई थी तो उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी आए थे, ठीक है। तो ये है, कॉम्प्लिकेशन भी आए थे, तो उस चीज़ को भी हमें हैंडल करना आना चाहिए। उस टाइम पे मेरी बिल्कुल नई नई शुरुआत ही थी। नई नई शुरुआत क्या थी, मतलब मैं फाइनल ईयर में पढ़ ही रही थी, इवन मेरी इंटर्नशिप भी नहीं हुई थी, पेपर भी नहीं हुए थे। लेकिन ये था कि मैं पेशेंट्स वगैरह के कांटेक्ट में थी, तो मैं ऑनलाइन पेशेंट देख लेती थी। मैं फ़ीस नहीं लेती थी उस टाइम पे, लेकिन देख लेती थी पेशेंट, और फिर जितने भी पेशेंट होते थे उनका अभिषेक गुप्ता सर के साथ डिस्कस करके कि क्या उसकी संप्राप्ति बनेगी, कैसे हमें डील करना है, उस तरीके से फिर मैं उनकी मेडिसिन्स वगैरह उन्हें प्रिस्क्राइब कर देती थी, ठीक है। तो ये वाला केस भी सेम ऐसे ही था। तो जैसे ही मैंने सर को बोला था कि सर मेरे पास ऐसे ऐसे एक केस आया है ईसोफेजियल वेरिसिस का, तो सर ने कहा था कि ईसोफेजियल वेरिसिस क्या होता है, कि आप उसकी प्रॉपर हिस्ट्री लो, सुबह उसकी दिनचर्या देखो कि वो कितने बजे उठता है, क्या क्या चीज़ें वो कर रहा है, उसकी उसकी डाइट की क्या हिस्ट्री है, वेज लेता है नॉन वेज लेता है, सारी हिस्ट्री लो और फिर मुझसे डिस्कस करना। तो क्या हुआ था कि मैंने सर से क्या हुआ था, फिर मैंने पूरी उसकी हिस्ट्री टेकिंग करके फिर मैंने सर से बात करी थी, तो तब हमने उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करा था। और टचवुड की वो अभी तक बिल्कुल सही कंडीशन में है, अभी तक उसे दोबारा से ऐसे ब्लीडिंग हुई नहीं है माउथ के थ्रू, ठीक है। और अभी तो वो इन्वेस्टिगेशन भी अपनी कुछ करवाता नहीं है, कहता है कि नहीं मैम मुझे इन्वेस्टिगेशन करवानी ही नहीं है, कि मुझे पता है कि मैं ठीक हूँ, ठीक है। और इवन ये हुआ था कि वो ट्रीटमेंट उसे उतना इतना पसंद आया था कि अपने उस ट्रीटमेंट के बाद उसने अपनी पूरी फैमिली मेम्बर से ही, उसके दूर दूर के जो रिश्तेदार थे, उसके नानी के साइड के, उसकी दादी के साइड के, हर किसी को उसने मुझसे कनेक्ट करा था। और अभी भी उसकी नानी का जो है ट्रीटमेंट जो है मेरे पास से चल रहा है, उनकी जो एक मौसी है उनका ट्रीटमेंट मेरे पास से चल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि अगर आप लोग स्टूडेंट हैं, अभी यूजी लेवल पे हैं, ठीक है, तो तब भी आप अपने पेशेंट्स को डील कर सकते हैं। पेशेंट को डील करने से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप पेशेंट को खुद से ही कुछ भी मेडिसिन उठा करके देना स्टार्ट कर दें।
आप ये कर सकते हैं कि उस पेशेंट की हिस्ट्री टेकिंग करें। हिस्ट्री टेकिंग करने से होगा क्या, एक तो आपकी लर्निंग होगी, और पेशेंट अगर मेडिसिन लेता है तो ठीक है, नहीं लेता है तो आपकी लर्निंग तो उससे हो ही गई है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर पेशेंट ही मुझसे मेडिसिन लेता था, कुछ कुछ लेते थे, कुछ नहीं लेते थे। उसके बाद भी मैंने निरोग स्ट्रीट के साथ रह करके ऑनलाइन ही कंसल्ट करा हुआ है। तो उस ऑनलाइन कंसल्ट से मुझे ये बेनिफिट हुआ था कि अगर मैं पर डे के 20 से 25 पेशेंट की हिस्ट्री ले रही हूँ, तो ये हुआ था कि उसमें से कुछ लोग लेते थे मेडिसिन, कुछ नहीं लेते थे। लेकिन क्या होता था कि उनके सिम्टम्स देखते हुए मेरी लर्निंग अच्छी खासी हो जाती थी, जिससे कि मुझे पता चलता था कि हाँ, कि पेशेंट ऐसे ऐसे क्वेश्चंस लेकर के भी मेरे पास आ सकता है जब मैं ऑफ़लाइन अपना सेटअप कभी करूँगी तो। ठीक है? तो ऑनलाइन भी चीज़ों का या फिर पेशेंट्स को देखने का ये बेनिफिट मिलता है। तो अगर आप यूजी लेवल पे हैं और आप पीजी कर रहे हैं और आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो भी आप अपनी ऑनलाइन प्रैक्टिस ऐसे कर सकते हैं। क्योंकि ऑनलाइन प्रैक्टिस का सबसे पहला बेनिफिट ये होता है कि आपको पेशेंट को ऑन द स्पॉट प्रिस्क्रिप्शन नहीं देना है। आपको क्या करना है, सिर्फ उसकी डेली रूटीन उसका देखना है, उसकी हिस्ट्री पूछनी है, और उससे ही उसको जो हेतु आपको लग रहे हैं उन हेतुओं को आपको सिंपली बंद करवा देना है, और बाद में आपको उसको प्रिस्क्रिप्शन देना है। ठीक है? तो इससे होता क्या है कि अगर आपको उसकी व्याधि समझ नहीं आ रही है, तो अपने आप सीनियर्स के साथ या फिर कोई ऐसे आपके गुरु हों, उनके साथ आप डिज़ीज़ डिस्कस करके फिर आप उनको एक अच्छा प्रिस्क्रिप्शन दे सकते हो। ठीक है? तो इससे होता क्या है कि आपकी लर्निंग बहुत अच्छी हो जाती है। और मेरे साथ भी सेम ऐसी ही कंडीशन थी। और एक बार तो क्या हुआ था कि, लेकिन ये है कि इसको आपको हैबिट भी नहीं बनाना होता है। एक बार ऐसा हुआ था कि मुझे ऐसी ही हैबिट पड़ गई थी कि हाँ, पेशेंट की हिस्ट्री लो, बुक में जा कर के कुछ मत देखो, डायरेक्ट सीधे सर को कॉल घुमाओ और सर से केस डिस्कस कर लो, और बस सर जो बोले उसके अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें कर लो। क्योंकि सर समझाते ही इतनी अच्छी तरीके से थे कि मुझे बुक खोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। तो एक बार हुआ क्या था कि पेशेंट से मैंने कंसल्ट कर लिया था ऑनलाइन प्रॉपर्ली, और उसको मुझे प्रिस्क्रिप्शन भेजना था, लेकिन मुझे उसका केस समझ ही नहीं आ रहा था। तो अगेन वैसे ही मैंने सर को कॉल लगाई, लेकिन सर बिज़ी थे, क्योंकि सर अपना पूरा निरोग स्ट्रीट का भी देखते हैं। तो सर उस टाइम पे बिज़ी थे। तो क्या हुआ था कि सर मेरा आंसर नहीं कर पाए थे, तो उस टाइम पे मुझे फिर बुक्स खोलनी पड़ी थी, और फिर मैंने अपना प्रिस्क्रिप्शन दिया था। फिर उसके बाद मैंने सर से डिस्कस करा था, तो सर ने उसको ओके का वो दे दिया था कि हाँ, कि तुमने सही तरीके से करा हुआ है। तो फिर मैंने सर से भी डिस्कस करा था कि सर आपने कॉल रिसीव नहीं करी थी, तो फिर मैंने इस तरीके से करा था। तो सर ने ये बोला था कि मैं तो हमेशा से ही यही बोलता हूँ कि तुम जितना हो सके संहिताएँ पढ़ो, संहिताओं से बाहर तुम्हें कहीं कुछ नहीं मिलने वाला है, हर चीज़ तुम्हें संहिताओं में ही मिलेगी। ठीक है? तो ये चीज़ें मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि अगर आप में से कोई यूजी का स्टूडेंट है तो वो घबराए ना इस चीज़ को लेकर के कि आगे चल के क्या होगा, कि फ़ाइनल हो जाएगा, इंटर्नशिप हो जाएगी, तो मैं कैसे चीज़ें मैनेज करूँगा। अगर आपका डेडिकेशन है आयुर्वेद की तरफ, तो आप बहुत अच्छे लेवल पे पहुँच जाते हैं, और आपकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली होते हुए चलती हैं। आपको किसी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सपोर्ट इन द सेंस कि कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि काश कि हमारा कोई फैमिली बैकग्राउंड हो जो कि डॉक्टर फील्ड से हो, तो ही हमें सक्सेस मिलेगी। तो ऐसा नहीं होता है। अगर आपका डेडिकेशन है तो आपको ऐसे लोग मिलते ही रहते हैं जो कि आपकी हेल्प करने के लिए रेडी रहते हैं। तो जैसे कि हम देख रहे थे यहाँ पे रक्त पित्त की चिकित्सा में संशोधन और संशमन चिकित्सा। तो रक्त पित्त को पढ़ने के बाद आप बहुत सारी कंडीशंस को इसमें सॉल्व कर सकते हो। ठीक है? जैसे कि हम लोग फीमेल वैद्य हैं, तो हमारे पास कई बार क्या होता है कि हैवी मेंसेस की पेशेंट्स आती हैं, या फिर प्रदर की पेशेंट आती हैं। ठीक है? तो उनमें भी अगर हमने रक्त पित्त पढ़ा हुआ है, तो रक्त पित्त में जितने योग बताए गए हैं वो भी हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और मैं ये अपने मन से या अपने एक्सपीरियंस से नहीं कह रही हूँ, ये भी बुक्स में दिया हुआ है कि अगर कोई प्रदर का पेशेंट है तो उसको आप रक्त पित्त चिकित्सा और अर्श चिकित्सा में बताए हुए योग उसे दे सकते हैं। ठीक है? फिर आता है मूत्र मार्ग प्रत्यक्ष रक्त पित्तस्य चिकित्सा, यानी कि मूत्र मार्ग से अगर रक्त पित्त हो रहा है तो उसकी हमें क्या चिकित्सा करनी चाहिए। अब आपने देखा होगा हिमेचूरिया हमें
कौन कौन सी कंडीशन में मिलता है? अगर किसी के स्टोन है, ठीक है, स्टोन वाली कंडीशन में भी हमें कभी कभी हिमेचूरिया मिलता है, और कभी कभी हमें क्या होता है कि कोई कंडीशन नहीं होती है, स्टोन नहीं होता है, तो भी कभी कभी आरबीसीज जा रही होती हैं इन्फेक्शन वाली कंडीशन में भी, जब हम उसका यूरिन टेस्ट करवाते हैं। तो उस टाइम पे भी आप मूत्र मार्गीगत रक्त पित्त जो है उसमें से कोई कंटेंट उठा करके या उसका कोई या उसका कोई योग उठा करके आप क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद है विट्टपथ्य प्रवृत्तस्य रक्त पित्त चिकित्सा, यानी कि क्या कि विट्टपथ यानी कि क्या, हमारे गुदा मार्ग से अगर रक्त का स्रवण हो रहा है तो उसकी क्या चिकित्सा हमें करनी चाहिए। तो आप ये सोचिए कि गुदा मार्ग से कब निकलता है, एक तो पाइल्स वाली कंडीशन में, या फिर कई बार ऐसा होता है कि हम पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं, उसमें पाइल्स की हिस्ट्री नहीं मिल रही होती है, फिर भी लेकिन पेशेंट कहता है कि मुझे ब्लड आ रहा है। तो उस टाइम पे भी हम ये विट्टपथ से प्रवृत्ति जो रक्त पित्त है उसकी चिकित्सा वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद रक्त पित्त में घृत के कुछ योग बताए हैं। तो इसमें एक आता है वासाघृत, ठीक है। तो अब मैं आपको एक केस डिस्कस करती हूँ जो कि मैंने रामदास अवार्ड सर के वेबिनार में सुना था। तो उसमें सर ने क्या कहा था कि एक लेडी थी, 60+ उनकी एज थी, और उनकी हिस्टेक्टोमी हुई थी, ठीक है। लेकिन फिर भी क्या था कि उन्हें वो एलोपैथिक हॉस्पिटल में एडमिट थी, और वहाँ पे उनको क्या हो रहा था, उनकी कोई सर्जरी होनी थी या फिर कुछ होना था, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही थी, वो भी नीचे वेजाइना के थ्रू, ठीक है। तो क्योंकि उसकी हिस्टेक्टोमी हुई थी तो, और उसकी एज भी 60+ थी, तो ऐसा तो कुछ था नहीं कि मतलब कि मेंसेस की वजह से हो रहे हैं या फिर कोई और कारण है। तो उसको इतनी हैवी ब्लीडिंग हो रही थी कि 3-3 4-4 पैड उसके यूज़ हो रहे थे। तो फिर हुआ क्या था कि जो उस पेशेंट की बेटी थी उसने रामदास अवार्ड सर को कॉल करी थी। रामदास अवार्ड सर को कॉल इसलिए करी थी क्योंकि वो रामदास अवार्ड सर के पुराने पेशेंट थे। तो उसने सर को बताया था कि सर ऐसे ऐसे हम हॉस्पिटल में आए हुए थे और मम्मी की ऐसी ब्लीडिंग जो है वो रुक नहीं रही है। तो सर ने उसमें जो था वासाघृत, जो कि ये रक्त पित्त चिकित्सा में आया हुआ है, उसका यूज़ करा था, ठीक है। तो सर ने भी एक तरीके से अपनी युक्ति लगा करके ही मूत्र मार्गगत उसे रक्त पित्त समझते हुए ही वासाघृत यूज़ करा था, और उसका रिजल्ट सर ने ये बताया था कि विदिन 2 to 3 आवर ही उसकी ब्लीडिंग जो थी वो स्टॉप हो गई थी, ठीक है। तो सर का भी केस बताने का पर्पज़ यही था कि हमारे जो शास्त्र हैं वो बहुत ही ऑथेंटिक है, हमें कभी भी उन पर डाउट नहीं करना चाहिए कि ये चीज़ वर्क करेगी या नहीं करेगी। अगर कोई चीज़ वर्क नहीं कर रही है संहिताओं में बताई हुई, तो इसका मतलब गलती हमारी है, हमारे शास्त्र की नहीं। हो सकता है कि हमने गलत तरीके से उसे समझा हो इन द सेंस, हो सकता है कि हमने डायग्नोज सही ना बनाया हो सकता है हमने पेशेंट के हेतु ना निकाले हों। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। फिर इसके बाद इन्होंने पित्तज ज्वर की चिकित्सा बताई है अतिदेश से, ठीक है। मतलब कि उन्होंने क्या बोला है कि जैसे कि अभी मैंने आपको ये बताया कि जितने भी योग रक्त पित्त में और अर्श चिकित्सा में बताए गए हैं वो हम यूज़ करते हैं प्रदर में। तो उसी तरीके से इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है, पित्तज ज्वर की जो चिकित्सा होती है वही रक्त पित्त की भी होती है, ठीक है। इसको बोलते हैं अतिदेश, ठीक है। मतलब कि है तो वो पित्तज ज्वर में है, तो उसका रेफरेंस पित्तज ज्वर का, लेकिन हम यूज़ कहाँ कर रहे हैं, रक्त पित्त में, ठीक है। तो ये होती है हमारी तंत्र युक्तियाँ कि हमने क्या करा कि एक जगह हमें वो चीज़ मिली, उसी चीज़ को हमने दूसरी जगह यूज़ कर लिया। फिर उसके बाद आता है ग्रथिते रक्त पित्ते चिकित्सा। ग्रथिते यानी कि अगर रक्त पित्त ग्रंथियों के फॉर्म में निकल रहा हो, ग्रंथि यानी कि क्या, क्लॉट्स के फॉर्म में। अब देखिए हम लोग फीमेल वैद्य हैं, हमारे पास फीमेल वाली पेशेंट्स ज़्यादा आएंगी मोस्ट ऑफ द कंडीशन में, और वो क्या कंप्लेन लेकर के आएंगी कि जब मेरे मेंसेस होते हैं तो क्या होता है कि क्लॉट्स आते हैं, ठीक है। क्लॉट्स यानी कि क्या, ग्रथित रक्त। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि जो ग्रथित रक्त पित्त की चिकित्सा बताई है उसको आप वहाँ पे प्रिफर कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ये सोचिए कि आप सिर्फ एक रक्त पित्त पढ़ रहे हैं, और रक्त पित्त पढ़ते पढ़ते ही आपकी आपकी जो
वो है आपका जो एक्सप्लोर है वो कहाँ कहाँ हो रहा है, फीमेल के डिसऑर्डर में हो रहा है, फिर वो कभी किसी ईसोफेजियल वेरिसेस ऐसी डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो संहिताओं को इस तरीके से पढ़ा जाता है कि हम एक चीज़ पढ़ें और उसका हम मल्टीपल यूज़ कर सकें, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि आप अपने क्लिनिक पे हर एक कंप्लेन के लिए मेडिसिन लेकर के बैठेंगे। ठीक है, अगर आपने कुछ कुछ बेसिक मेडिसिन्स भी ली हैं और आपको उसका यूज़ करना आता है, तो आप क्या कर सकते हैं कि कम से कम मेडिसिन में पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। फिर आता है घ्राण प्रवृत्ति रक्त पित्ते चिकित्सा। ठीक है, तो ये घ्राण पित्त के रक्त पित्त की चिकित्सा जो है ये मुझसे इंटरव्यू में पूछी गई थी और मुझे कंडीशन बना करके दी गई थी कि अगर आपके सामने कोई नोज़ ब्लीडिंग का केस आता है तो आप कैसे उसे ट्रीट करेंगे। ठीक है, क्या आपकी अप्रोच रहेगी। तो मैंने सिंपली, क्योंकि मुझे आयुर्वेद का ही आता था, एलोपैथ का तो मैं थोड़ा बहुत बस रट करके लेके चले गई थी, तो मैंने आयुर्वेद का उन्हें बताया था कि आयुर्वेद में अगर नोज से ब्लीडिंग हो रही है तो इसे नासागत रक्तपित्त कहते हैं और इसमें हम दुर्वा स्वरस का यूज़ करते हैं। तो जब मैंने दुर्वा स्वरस बोला तो डायरेक्टली उन्होंने मुझसे ये क्रॉस क्वेश्चनिंग करी, अच्छा तो तुम उन्हें दुर्वा स्वरस पिला दोगी। ठीक है, तो इस तरीके से भी आपको चेक करा जाता है इंटरव्यू में कि आपने पढ़ा किस तरीके से है। आपने सिर्फ रटी हैं चीज़ें कि हाँ कि नासागत रक्तपित्त में दुर्वा स्वरस यूज़ होता है, या फिर एक्चुअल में आपने उसको समझा है कि दुर्वा स्वरस यूज़ होता है तो कैसे यूज़ होता है। ठीक है, तो फिर मैंने उन्हें एक्सप्लेन करा था कि दुर्वा स्वरस का हम नश्य देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये छोटी छोटी चीज़ें भी जब आप पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी आपके इंटरव्यू में या फिर आपके कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछ ली जाती हैं। अब देखिए नोज़ ब्लीडिंग जो है इतना कॉमन है, अभी जैसे गर्मियाँ चल रही हैं तो इस टाइम पे भी नोज़ ब्लीडिंग के कई सारे केस रहते हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, पेशेंट अगर कोई भी ऐसे हेतु का सेवन कर रहा है जो कि रक्त और पित्त की दुष्टि करने वाले हैं तो उसको बंद करवाना है। ठीक है, इसमें होता क्या है कि लोग अचार का इंटेक बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं, तो वो आपको बंद करवाना है और बाकी आपको फिर फर्दर चिकित्सा करनी है। फिर क्या कह रहे हैं, रक्त पित्ते प्रलेप योगा, यानी कि रक्त पित्त में कौन कौन से प्रलेप यूज़ करने हैं। फिर रक्त पित्ते शीत उपचार, रक्त पित्त में शीत उपचार करना है हमें, ये इंडिकेशन उन्होंने हमें कर दिया है। और इसका वर्णन करते हुए ही कि रक्त पित्त में हमें शीत उपचार करना चाहिए, इसका वर्णन करते हुए ही उन्होंने क्या करा है कि इस अध्याय को समाप्ति करा है। फिर इसके बाद हम देखेंगे गुल्म चिकित्सा। तो गुल्म चिकित्सा में उन्होंने क्या बताए हैं, गुल्म की निदान संप्राप्ति, उसके सामान्य लक्षण, गुल्म के स्थान। गुल्म का मतलब सिर्फ एक गैस का गोला नहीं है, गुल्म एक बहुत वास्ट संप्राप्ति है। ठीक है, तो इसकी संप्राप्ति क्या होती है ये हम आगे की क्लासेस में देखेंगे जब हम एक्चुअल चैप्टर देखेंगे। अभी हम सिर्फ ये देखेंगे कि गुल्म चिकित्सा में हमें किन किन चीज़ों का वर्णन देखने को मिलेगा। तो गुल्म चिकित्सा में हम उसके निदान, संप्राप्ति, लक्षण, स्थान ये देखेंगे। फिर उसके बाद वातज गुल्म के क्या निदान और लक्षण हैं, पित्तज गुल्म के क्या हैं, कफज गुल्म के क्या हैं, द्विदोषज गुल्म के क्या हेतु होते हैं, सन्निपातज गुल्म के क्या निदान है, रक्त गुल्म के क्या निदान है। ठीक है, वातज गुल्म की क्या चिकित्सा करनी है, पित्त की क्या चिकित्सा है। फिर देखिए उन्होंने गुल्म में ही शस्त्र क्रिया का भी वर्णन करा हुआ है। अगर गुल्म का मतलब सिर्फ एक गैस के गोले से होता तो उसमें वो शस्त्र क्रिया करने के लिए क्यों बोलते, है ना। तो आप खुद सोचिए कि सिंपल हम गुल्म से क्या समझ लेते हैं, गुल्म मतलब यानी कि क्या, गैस का एक गोला जो कि पेट में इधर उधर घूमते रहता है। लेकिन गुल्म का मतलब सिर्फ गैस का गोला नहीं है, वो बहुत एक ब्रॉड टर्म है। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि गुल्मस्य आम पश्चिमान पक्व लक्षणानी। अब देखिए गुल्म के ही उन्होंने 3 कैरेक्टर आपको बताए हैं, आम, पश्चिमान और पक्व गुल्म। ठीक है, उसके क्या क्या सिम्टम होते हैं। तो एक तरीके से जो हमारे जीआईटी ट्रैक में जो एब्सेस वगैरह हो जाती हैं लीवर में या फिर कोई दूसरे व्रण हो जाते हैं तो उसको भी हम गुल्म के अंदर कंसीडर करते हैं। ठीक है, फिर आता है पक्व गुल्म की चिकित्सा, फिर है कफज गुल्म की चिकित्सा, संसर्ग सन्निपात गुल्म की चिकित्सा। फिर उन्होंने क्या बताया है, वात गुल्म में घृत योगा।
ठीक है, यानी कि वातज गुल्म अगर आपको किसी का पेशेंट में देखने को मिल रहा है तो आपको क्या करना है, घृत की प्रिपरेशन यूज़ करनी है। अब देखिए घृत की प्रिपरेशन क्यों यूज़ करनी है, अगर आपने सूत्री स्थान पढ़ा है तो आपको बेसिक सिद्धांत पता होंगे कि वात की जो चिकित्सा होती है वो होती है स्नेहन चिकित्सा, जो कि नंबर 1 पे रहती है। ठीक है, अब वात की चिकित्सा स्नेहन है, इसीलिए वात वाली कंडीशन आप जहाँ कहीं भी देखेंगे, चाहे आप वातज गुल्म देखें, वातज गृहिणी देखें, तो वहाँ पे हमें क्या मिलेगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के घृत यूज़ करने के लिए बोले होंगे। ठीक है, इसी तरीके से आप अगर पित्त वाली कंडीशन देखेंगे तो पित्त वाली कंडीशन में हमें, चाहे हम पित्तज गृहिणी देखें या फिर पित्तज गुल्म देखें, तो यहाँ पे हमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके के चूर्ण कल्पना देखने को मिलती है। ठीक है, और जब अगर हम कफ का कोई टाइप देखते हैं तो कफ वाले में हमें क्षार का यूज़ करने के लिए बोला जाता है। ठीक है, तो इससे भी आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरीके से आपको अपने सिद्धांत अप्लाई करने हैं। फिर कह रहे हैं कि वातज गुल्म में हिंगू आदि चूर्ण। ठीक है, तो वातज गुल्म में हिंगू आदि चूर्ण का कैसे यूज़ करना है, वातज गुल्म में लहसुन छीर का यूज़, तेल पंचक का यूज, शिलाजतु का प्रयोग। ठीक है, अब आप ये देखिए, जब हमने लास्ट क्लासेस में ये देखा था कि शिलाजतु क्या है, एक रसायन है। ठीक है, और लोग उसका यूज़ करते हैं बाजीकरण के लिए, अपनी सेल्फ मेडिकेशन करके। ठीक है, और एक्चुअल में शिलाजतु का प्रयोग कहाँ कहाँ आया है, जैसे उस दिन भी मैंने आपको बताया था कि शिलाजतु जो है वो प्रमेय में, मधुमेह में नित्य रसायन के रूप में यूज़ होता है, और आज यहाँ शिलाजतु का प्रयोग आपको दिखा रहे हैं वातज गुल्म में। ठीक है, तो आप सोचिए कि हमारा शास्त्र कितना वास्ट है। ठीक है, जितना आप पढ़ेंगे उतना आपको नई नई चीज़ें उसमें पता चलते रहेंगी। ज़रूरी नहीं है कि हमने शिलाजीत एक बार रसायन पढ़ लिया है और हम प्रैक्टिकली उसे बाजीकरण की तरह यूज़ होते हुए देखते हैं तो हम भी उसका वैसे ही यूज़ करें। अगर आपने संहिता पढ़ी है तो आप इसका शिलाजतु का यूज़ आप वातज गुल्म में भी कर सकते हैं, और शिलाजतु का प्रयोग आप मधुमेह और प्रमेह में भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है वातज गुल्म में स्वेदन, बस्ती, नीली आदि घृत और वातज गुल्म में भोजन। फिर उसके बाद इन्होंने पित्तज गुल्म का वर्णन करा है। पित्तज गुल्म में भी इन्होंने कुछ घृत बताए हैं। अब देखिए पित्तज गुल्म में घृत बताने का कारण क्या है, आपको पता होगा कि घृत को श्रेष्ठ पित्त शामक बोला गया है। ठीक है, इसके अलावा क्या है, आपको पता है कि पित्त का क्या होता है, सस्नेह गुण होता है। ठीक है, सस्नेह गुण होता है, यानी कि क्या, पित्त जो है वो ईषत स्निग्ध गुण वाला होता है, और अगर पित्त का बॉडी में इम्बैलेंस हो रहा है, चाहे वो पित्त की कमी हो रही हो या फिर पित्त की वृद्धि हो रही हो, तो दोनों ही कंडीशन में क्या होगा कि उसका जो सस्नेह वाला गुण है, यानी कि ईषत स्निग्ध गुण है, वो भी डिस्टर्ब होगा कहीं ना कहीं। इसीलिए क्या है कि घृत प्रिपरेशन जो है वो पित्त वाली कंडीशन में भी यूज़ कराई जाती है, जिससे कि उसका जो सस्नेह वाला गुण है उसमें बैलेंस हो जाए। ठीक है, लेकिन कफज वाली कंडीशन बहुत रेयर होती है जिसमें कि हम घृत कल्पनाएं यूज़ करवा रहे होते हैं। मोस्टली जो घृत कल्पनाएं यूज़ करी जा रही होती हैं वो करी जाती हैं या तो वातज कंडीशन में या फिर पित्तज कंडीशन में। फिर क्या कह रहे हैं, पित्तज गुल्म में विरेचन के योग और अभ्यंग, बस्ती और अन्नपान। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं, गुल्मे अग्नि संदूषण विधानम, यानी कि कोई सा भी गुल्म हो उसमें आपको अग्नि संदूषित करनी है। यानी कि क्या, आपको अगर आपके क्लिनिक में अगर कोई ऐसा पेशेंट आ रहा है जिसके सिम्टम्स आपको लग रहे हैं कि यार ये गुल्म से मिल रहे हैं, तो उसमें आपको उसका अग्निवर्धन करना ही है। जब आप आगे चल के पढ़ेंगे तो गुल्म में एक कोटेशन भी आई है, सम प्रकोपो दोषाणाम अग्नि आश्रितम, यानी कि दोषों का जो साम्यावस्था में रहना है, उनका जो प्रकोप है वो सब क्या होता है, अग्नि के ही आश्रित रहता है। अगर किसी की अग्नि अच्छी है तो उसके दोष भी क्या है कि साम्य अवस्था में रहेंगे। अगर किसी की अग्नि ही डिस्टर्ब हो गई है तो उसके दोष भी क्या है कि प्रकोप अवस्था में चले जाएंगे। इसीलिए आपको पता होगा कि चाहे हमारे पास कैसा भी पेशेंट आए, हम उसकी अग्नि की चिकित्सा ज़रूर करते हैं। ठीक है, भले ही हम उसकी अग्नि के लिए भले ही पेशेंट हमें आकर के बोले कि हाँ कि मुझे बहुत अच्छी भूख लगती है, मेरा पाचन बहुत अच्छा होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी हमें उसकी अग्नि के लिए कोई ना कोई एक प्रिपरेशन उसमें ज़रूर ऐड करनी चाहिए। और अगर हम उसमें प्रिपरेशन ऐड नहीं कर रहे हैं
तो हम उसे कुछ ऐसे विहार बता सकते हैं, जैसे कि हम उसे व्यायाम करने के लिए बोल सकते हैं, ठीक है, उसकी कंडीशन को देखते हुए। कंडीशन को देखते हुए मतलब है मेरा कि अगर उसकी व्याधि के अकॉर्डिंग उसके लिए व्यायाम सूटेबल है तो ही हम उसे बोलेंगे, वरना नहीं बोलेंगे। जैसे आम अगर किसी की बॉडी में बना हुआ है या फिर ऐसी कोई कंडीशन है कि जिसमें पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो उसमें हम उसे व्यायाम करने के लिए नहीं बोलेंगे, क्योंकि अभी मैं जो ओपीडी में पेशेंट देखती हूँ उसमें से मोस्ट ऑफ द पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको कि सुबह मोशन नहीं हुए होते हैं, कॉन्स्टिपेटेड वो रहते हैं, और वो कुछ गिलास वगैरह आधा से 1 लीटर पानी वगैरह पी करके वो लोग क्या करते हैं, आधा घंटा 1 घंटा योग कर रहे होते हैं, जिम में वर्कआउट कर रहे होते हैं, जो कि गलत है, ठीक है। क्योंकि अगर आप व्यायाम के बारे में पढ़ेंगे तो व्यायाम क्या करता है, जो हमारे दोष हैं, दोषों को शाखाओं से कोष्ठ में लेकर के आता है, ठीक है। नहीं, दोषों को वो कोष्ठ से शाखा में लेके जाता है, ऐसे करके एक सिद्धांत है, ठीक है। तो अगर हम उसे गलत तरीके से व्यायाम कराएंगे तो इससे भी क्या है कि चांसेस हैं कि बॉडी में डिजीज़ हो सकती है, ठीक है। और इसका भी प्रैक्टिकल केस मैंने देखा है। मेरे आसपास में ही एक लेडी रहती हैं जिनको कि कॉन्स्टिपेशन रहता है और बॉडी में उनकी स्टिफनेस रहती है, बॉडी में उनके आम दोष रहता है, ठीक है। लेकिन फिर भी वो क्या करती हैं कि जिम करती हैं, और अभी कंडीशन ऐसी हुई है कि उनकी बॉडी में इतनी स्टिफनेस आ गई थी, इतना पेन हो गया था लोअर एब्डोमेन में, क्योंकि कॉन्स्टिपेटेड रहती थी तो वात का तो विमार्ग गमन होगा ही, तो लोअर एब्डोमेन में बहुत पेन हुआ था। और जब उन्होंने अल्ट्रासाउंड करवाया तो उसमें भी उनके लीवर का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो करके आया है। तो आप समझ सकते हैं कि लोग करते तो क्या है कि अच्छे होने के पर्पज़ से करते हैं, उन्हें पता है कि सुबह उठ करके एक्सरसाइज करनी चाहिए, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि सुबह उठ करके एक्सरसाइज या फिर व्यायाम किस कंडीशन में करना है, किस मौसम में करना है, किस तरीके से करना है, किस लेवल तक करना है, ठीक है। तो ये क्या है कि ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि अगर हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम सोशल मीडिया पे वीडियोस क्रिएट करें या फिर इस तरीके से अवेयर करें, तो हमारा मोटो ये होना चाहिए कि जब पेशेंट हमारे पास ओपीडी में आ रहा है तो हम उसे इस बेसिक चीज़ के लिए गाइड करते रहें। अभी कल ही मेरे पास एक पेशेंट आकर के गए हैं, डायबिटीज़ की मेडिसिन ले रहे थे वो ऑनलाइन हमारे ही दूसरे सेंटर से, शुद्धि के ही, ठीक है। तो क्या क्या वो ये बोल रहे थे कि स्टार्टिंग में मुझे रिलीफ़ मिला था, लेकिन अब मुझे रिलीफ़ नहीं मिल रहा है और मेरा पेट जो है वो फूल जाता है, बहुत अफारा सा हो रहा है, पेट भी अच्छे से साफ़ नहीं हो रहा है। तो जब मैंने उनकी हिस्ट्री लेना स्टार्ट करा तो सबसे पहले उन्होंने ये बोला कि मैं सुबह उठता हूँ 5:45 साढ़े 6 बजे तक और मैं पीता हूँ 1.5 लीटर पानी, ठीक है। आप ये सोचिए कि कोई बंदा 1.5 लीटर पानी पी रहा है सुबह उठते ही, तो वो अपनी अग्नि के साथ कैसा खिलवाड़ कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने कहा उसके बाद क्या करते हैं आप? फिर उसने कहा कि उसके बाद मैम कि मैं आधे से 1 घंटे के लिए योगा कर लेता हूँ और थोड़ा बहुत मैं घूम फिर लेता हूँ। फिर उसके बाद उसने कहा कि उसके बाद अगर प्रेशर आ जाता है तो मैं फ़्रेश होने जाता हूँ, और अगर नहीं आता है तो क्योंकि मुझे निकलना होता है तो मैं 7 बजे ही रोटी सब्ज़ी खा लेता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने कहा और क्या करते हैं फिर आप? फिर उसने कहा कि कुछ नहीं, मेरी सिटिंग जॉब है, फिर तो मैं बैठे रहता हूँ, फिर मैं खाता हूँ 12-1 बजे के आसपास खाना, फिर उसके बाद मैं लेता हूँ रात में। और फिर मैंने उससे पूछा आप दूध लेते हो? उसने कहा हाँ मैं दूध लेता हूँ। फिर मैंने कहा किस चीज़ का लेते हैं? उसने कहा भैंस का लेता हूँ। तो आप ये देखिए कि इसके पेशेंट के उसमें कितने हेतु हमें मिल गए सिंपली एक उसके दिनचर्या पूछने से, ठीक है। सबसे पहला हेतु जो सुबह उठ करके वो 1.5 लीटर पानी पी रहा है, ठीक है, तो वो किस में आएगा? अति अम्बुपान में। और अति अम्बुपान क्या है कि उदर रोग का एक हेतु बताया गया है, ठीक है। और पेशेंट भी किसकी कंप्लेन लेकर के आया है? उदर रोग की। फिर उसके बाद दूसरा उसका जो था वो जो खा रहा था रोटी 7 बजे के आसपास, ठीक है। फिर उसके बाद उसका वो भैंस का दूध, और उसका वो बिना पेट साफ़ हुए ही एक तो एक्सरसाइज करना, और एक्सरसाइज तो चलो करी, उसके बाद बिना पेट साफ़ हुए ही वो जो रोटी सब्जी खा रहा है। और अमूमन आप देखेंगे कि आपके पास आने वाले जो पेशेंट होंगे वो ये छोटी छोटी गलतियां ही कर रहे होते हैं, ठीक है। और कहीं से वो बिल्कुल ठीक इसलिए नहीं हो रहे होते हैं क्योंकि ये छोटी छोटी बातें उनकी किसी भी डॉक्टर ने गौर नहीं करी होती है। तो ये एज आ आयुर्वेदिक वैद्य हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम ये छोटी छोटी चीज़ें निकालें, वरना होगा क्या कि पेशेंट हमारे पास से भी कुछ टाइम दवाई लेगा, फिर वो किसी दूसरे वैद्य को
प्रेफर करेगा। ठीक है, तो आप चाहते हैं कि आपका पेशेंट आपके हाथ से जाए, मतलब कि आपका पेशेंट ठीक हो जाए, तो उसके हेतु ज़रूर बंद करवाइए। ये मत सोचिए कि हम उसे 1-2 महीने और मेडिसिन पे रख देंगे तो हमारी हमारी अर्निंग हो जाएगी। अर्निंग आपकी वैसे भी हो जाएगी अगर आपने उसको बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिया, उसके हेतु बताए, तो भी आपकी अर्निंग होने ही वाली है, क्योंकि आपने उसे ऐसी चीज़ें बताई है जो उसे बाकी के डॉक्टर्स ने नहीं बताई। इससे होगा क्या, एक तो वो ठीक होगा, और जब वो ठीक होगा तो वो दूसरे पेशेंट्स को आपके पास लेकर के आएगा। क्यों लेकर के आएगा? क्योंकि उसको ये पता है कि आप दूसरे डॉक्टर से कुछ हट करके कर रहे हैं। ठीक है, जो मैंने आपको अपना इसोफेजियल वेरिसेस वाला केस बताया था, तो उस केस में भी तो यही है ना। मैंने भी तो पेशेंट के सिर्फ हेतु ही बंद करवाए। मैंने उसको ये थोड़ा ना बोला कि आप जा कर के ये एलोपैथी ले लो या फिर ये सारी चीज़ें कर लो। मैंने क्या करा, उसकी बीमारी का कारण निकाल करके वो उसे बताया है। ठीक है, तो यही चीज़ें आपको भी करनी है। फिर इसके बाद देखिए, अग्नि से ये बात चली थी। फिर इसके बाद है कफज गुल्म। कफज गुल्म में उन्होंने वमन करने के लिए बोला है। तो आप देखेंगे कि अभी हम सिर्फ इंडेक्स पढ़ रहे हैं इसकी, इसी से ही हमें क्या पता चल गया कि वातज गुल्म में हमें बस्ती करानी है और शिलाजतु का प्रयोग करना है। ठीक है, इसके अलावा पित्त में हमें क्या पता चला कि अभ्यंग कराना है और विरेचन कराना है। फिर हमें ये पता चला कि जो कफज गुल्म है उसमें हमें वमन कराना है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं, गुल्म की ही कुछ भेदन विधि बताई है, स्नेह के योग बताए हैं, विरेचन योग बताए हैं। फिर दंती हरित की, ठीक है, दंती हरित की का रेफरेंस आया है यहाँ पे, इसको देखना है आपको। ठीक है, दंती हरित की यानी कि कभी कभी एग्ज़ाम में ये पूछ लिया जाता है कि दंती हरित की का रेफरेंस क्या है, तो इसलिए आपको ये याद होना चाहिए कि दंती हरित की जो है वो गुल्म चिकित्सा में आई है। फिर कह रहे हैं आतिदेशिक चिकित्सा, गुल्म में आतिदेशिक चिकित्सा। आतिदेशिक चिकित्सा मतलब क्या? अतिदेशिक चिकित्सा मतलब ये कि इसमें जो है कफज गुल्म में हमें ये बोला गया है कि गृहिणी चिकित्सा में जो आशावरिष्ठ बताए गए हैं उसका यूज़ आप कफज गुल्म में कर सकते हैं। तो ये क्या है कि आतिदेशिक चिकित्सा की मतलब कि हम दूसरे अध्याय की चीज़ें अपने उसमें यूज़ कर रहे हैं इधर। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक तरीके से तंत्र युक्ति। फिर उसके बाद इन्होंने यहाँ पे कफज गुल्म में क्या हमें अन्नपान लेना है उसका वर्णन करा है। फिर नॉर्मल गुल्म के असाध्य लक्षण बताए हैं। रक्त गुल्म की चिकित्सा बताते हुए फिर इन्होंने ये गुल्म अध्याय भी यहाँ पे समाप्त कर दिया है। तो आज जो है हम यहीं पे ही रुकेंगे। अगर किसी की कोई क्वेरी रहेगी तो वो ग्रुप में पूछ लीजिएगा।